हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि टिफ़र 2024 होने वाला है और टिफ़र 2023 की ग्रांड सक्सेस। क्यों? क्योंकि हम इस चैनल से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बच्चों ने अपना इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया है अंडर द माई गाइडेंस। तो अब हम टिफ़र 2024 को टारगेट कर रहे हैं। जो भी बच्चे बीएससी में हैं और एमएससी लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, वो डेफिनेटली टिफ़र को टारगेट कर रहे होंगे रिसर्च के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से वापस जनरल साइंस को स्टार्ट किया है, मीन्स सेक्शन ए को। अगर आपका प्यार बना रहा तो हम इसके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। बट अगर आपका प्यार नहीं बना रहा तो हम सिर्फ जनरल साइंस डिस्कस करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय सर्टेन परसेंटेज एंड रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय द सेम परसेंटेज। अब इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें आप अज्यूम कर लोगे कि मान लो कि x% इंक्रीज हुआ और x% से डिक्रीज हुआ। बट आई रिकमेंडेड यू नॉट गो विद द ट्रेडिशनल मेथड। इस पूरे सर्टेन परसेंटेज को ना एक फैक्टर अज्यूम करो, और हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा सर्टेन परसेंटेज जो है वो टू फैक्टर है। टू फैक्टर हैं, मतलब अगर ओरिजिनल में h है तो इंक्रीज होने के बाद ये 2h हो गया है। मीन्स ये जो 2h क्या हमारा h डैश। उसी तरह अगर इनिशियल कंडीशन में हमारे पास r है तो ये डिक्रीज होके r/2 हो गया है। मीन्स ये हो गया r डैश। हमने ये क्यों करा हम बताएंगे आपको। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट यहाँ पे ये आपको नंबर रिजल्ट नहीं बताने हैं, आपको सिर्फ स्मॉलर लार्जर सेम और कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसा कुछ बताना है। तो ऐसा बताने के लिए हम पूरे के पूरे सर्टेन परसेंटेज को ही फैक्टर मान लिया कि दो के फैक्टर में, मीन्स टू फैक्टर इंक्रीज हुआ होगा। तो अगर एच है तो कुछ भी परसेंटेज हमने जो ऐड करा है उसके बाद वो 2h आया होगा। उसी तरह अगर सेम ही फैक्टर है, सेम परसेंटेज है, मतलब क्या है कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो सीधे मैंने डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इस वाले पोर्शन से वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h, और इस वाले से अगर हम वॉल्यूम निकाले तो v डैश इक्वल टू पाई r डैश स्क्वायर इंटू h डैश। तो पाई का पाई हो गया, r डैश हमारा है r/2 फैक्टर, तो इसको स्क्वायर करो, इंटू h है आपका 2h। अब देखो पाई इंटू r²/4 इंटू 2h। अब इस 2 से 4 को डिवाइड करो, मीन्स पाई r²h/2। और ये कितना आपका, ये है v/2। मीन्स जो नया वॉल्यूम आया वो क्या आया, v डैश इक्वल टू v/2। और v/2 का मतलब है कि ओरिजिनल से कम, क्योंकि ये ओरिजिनल का आधा यहाँ पे दिखा रहा। यहाँ पे मैंने फैक्टर यूज किया, इसलिए मैं कहेंगे कि यहाँ पे ओरिजिनल से 2 फैक्टर डिवाइड करके मिलेगा। तो लेकिन ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो यही कह रहा ना कि जो हमें नया वाला मिलेगा वो इनिशियल कंडीशन से आधा होगा, मतलब ओरिजिनल से स्मॉलर होगा न्यू सिलेंडर। तो इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि देखिए टिफर एग्जाम आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत सोचो, अगर नहीं सोचोगे इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। और इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे तुम उसको एक लॉन्ग टर्म पे नहीं बता सकते। चलिए
हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो एक चीज़ और, जब भी आप टिफर एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वो है आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री के जो फार्मूले हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, और उसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे वीडियोस को बार बार देखो, याद हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो में फार्मूला लिखते हुए चलता हूँ। यहाँ लिखा है क्यूब, तो अब यहाँ पे लिखा है अ क्यूब एंड सिलेंडर हैव द सेम वॉल्यूम। देखो एक क्यूब है, एक सिलेंडर है, और क्या है, सेम वॉल्यूम है। तो हमें बताना है कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, पहले हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। सरफेस एरिया, ये फार्मूला याद करने के लिए हम लोग को दे रहे को, किसका यूज़ है नहीं यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a², जहाँ पे ए क्या है आपका, ए है साइड ऑफ द क्यूब। उसी तरह दूसरा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr h+r, जहाँ पे h हाइट है और r रेडियस है। हमें इन दोनों में बताना है कि किसका सरफेस एरिया और किसका सिलेंडर, मतलब सिलेंडर और क्यूब में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा या कम होगा। और हमें दे रखा है क्या, वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा πr²h। ये हमें बता रहा क्वेश्चन से है कि ये दोनों इक्वल है, मीन्स a³ इक्वल टू πr²h, ये इक्वल है। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो देखो क्या है, यहाँ पे किसी का भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है एक्सेप्ट पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है, बट यह भी एक वेरिएबल है। यह भी एक वेरिएबल है, और यह भी एक वेरिएबल है, और यहाँ पे भी इन दोनों में भी सेम देखो वेरिएबल्स हैं, मतलब पाई नहीं, आर, एच और आर, 3 वेरिएबल हैं, और 3 में से किसी का भी हमें नंबर नहीं पता है, किसी का भी डिजिट हमें नहीं पता है। इस रीजन से हम इसको डिसाइड ही नहीं कर सकते। हम बड़ा या छोटा तब बता सकते हैं, लार्जर या स्मॉल तब बता सकते हैं जब वेरिएबल्स की संख्या सेम होगी, बट यहाँ पे वेरिएबल्स की संख्या सेम नहीं है। वेरिएबल्स दो अलग अलग है, हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल हैं, और वो भी हमें पता नहीं है, न ए पता है, न आर पता है, न एच पता है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्यूब के केस में आपके पास एक है, और सरफेस के एरिया के केस में आपके पास 2 सीधे सीधे नंबर है जो वेरीज कर सकते हैं। तो हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और दैट इज टू इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा। यहाँ पे दे रखा, यू आर गिवन 3 ब्रिक्स ईच मेजरिंग 5, 4.5 और 3। What is now how many differing height can we build using this? देखो इसके लिए एक काम करो, यहाँ से शुरू करो। तो एक हम 3+3+3 मीन्स 9 बना सकते हैं। दूसरा +3+3 और 4.5 बना सकते हैं,
मीन्स 10.5 होगा। फिर लिखो 3, 4.5, 4.5 मीन्स 12 होगा। फिर आपके पास 4.5, 4.5 और 4.5 मीन्स आपका 13.5 होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम शुरू करेंगे 5, 3 और 3, ये हो जाएगा आपका 11। फिर 5, 4.5 प्लस 3, ये हो जाएगा 12.5। देखना यहाँ पे हाइट सब अलग अलग ही होना चाहिए। फिर होगा 5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 14। फिर 5 प्लस 5 प्लस 4.5। थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि इस समय अगर तुम थोड़ा भी कंसंट्रेशन तुम्हारा बिगड़ा तो आप रिपीट कर सकते हो। अगर रिपीट कर दिया आपका आंसर गलत आ सकता है। 553 इक्वल टू 13 और 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15। इतनी आप जनरेट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर है 10, सी। मैं इसको इस तरह से इसलिए सॉल्व कराता हूँ क्योंकि दैट इज मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इस तरह की हैबिट अगर डेवलप कर लेते हो तो जेनेटिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल इजी से होते हैं, वो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। We will move to the another question. In a recent election, two parties fielded one candidate each in all the district of the state. On the election day, party A is victorious with many more winning candidate than party B. However, both parties have received an identical number of the total votes across the state. द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे है कि पार्टी ए जो है वो विक्टोरियस है दूसरी पार्टी बी के कंपेयर में, विद मेनी मोर विनिंग कैंडिडेट। ठीक है, बट जो नंबर ऑफ वोट्स है वो पूरे स्टेट में सेम है। तो डिपेंड ये मतलब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। तो पहला रीजन को हम पढ़ते हैं, इन्होंने दे रखा सम वोट्स सपोर्टेड अ थर्ड पार्टी। देखो कभी भी ऐसे एग्जाम में, टिफल जैसे एग्जाम में एक्स्ट्रा बातें अगर दे रखी हो ना तो उसको मत सोचो। उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि 3 पार्टी है। पेपर क्वेश्चन में कहीं बोला है कि 3 पार्टी है? नहीं बोला है ना। पार्टी ए और पार्टी बी बोला गया है, तो पार्टी सी का मतलब ही नहीं है। यहाँ लिखा है मेनी पार्टी बी सपोर्टर्स डिड नॉट कास्ट अ वोट एट ऑल। इसकी भी कोई बात यहाँ पे नहीं करी गई है कि को कुछ पीपल दिए हैं वोट या नहीं दिए हैं। लिखा है द रिजल्ट वाज स्टैटिकली फ्लू बेस्ड ऑन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, इसको थोड़ा पढ़ो थर्ड वाले को। द प्रोपर्शन ऑफ ए एंड बी सपोर्टर्स वेरीज बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट। या दैट इज अ करेक्ट आंसर। क्या हुआ होगा कि आइडेंटिकल नंबर ऑफ वोट मिला है पूरे पूरे उसमें स्टेट में। अगर हम क्रॉस स्टेट देखें तो आइडेंटिकल नंबर ऑफ मतलब वोट्स है, टोटल वोट्स। बट पार्टी ए और पार्टी बी के जो सपोर्टर हैं डिस्ट्रिक्ट के बीच में वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब एक पार्टी का सपोर्टर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे का, और दूसरे का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है कंपेयर टू पहले से। तो चूंकि प्रोपोर्शन जो है सपोर्टर्स का डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए विनिंग कैंडिडेट के पास मतलब में मोर विनिंग कैंडिडेट देन बी, पार्टी बी। तो पार्टी ए के पास विनिंग कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है पार्टी बी के कंपेयर में, बट टोटल नंबर ऑफ वोट्स स्टेट में दोनों के पास इक्वल है। ओके, इसको दोबारा सुनना जो मैंने बोला। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
Vessel A has a liquid X and Y in the ratio 8:7. Vessel B hold a mixture X and Y in the ratio इतना. What ratio should you mix in liquid for both vessels if you need a mixture इतना. देखो ये एक वेसल है ए, दूसरा यहाँ पे मैंने बोल दिया ये है बी. इसमें भी एक्स और वाई है, इसमें भी एक्स और वाई है. इसमें जो है ये है 8 और 7, इसमें जो है वो है 5 और 9. ठीक है. अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें 8 + 7 तो आएगा 15, और इसको ऐड करें 5 + 9 तो आएगा हमारा 14. अब अगर हम ये कहे कि एक्स ए कितना है, एक्स कितना पार्ट में, तो 8/15. उसी तरह अगर हम वाई ए की बात करें तो ये है हमारा 7/15. उसी तरह यहाँ पे एक्स बी की बात करें तो आएगा आपका 5/14, और अगर हम वाई बी की बात करें तो आएगा आपका 9/14. ठीक है. अब हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कि हमें स्मॉल एक्स और वाई ऐड करना होगा, एडेड इन बोथ लिक्विड. मतलब इसमें भी एक्स और वाई ऐड करना होगा, इसमें भी एक्स और वाई ऐड करना होगा फॉर गेटिंग अ 1/1 रेशियो. ठीक है. तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा पूरा x और पूरा y का रेशियो 1:1 आना है. तो पूरा x मीन्स x इंटू एक्स ए प्लस y इंटू एक्स बी अपॉन x इंटू वाई ए प्लस y इंटू एक्स बी वाई बी इक्वल टू 1/1. पूरा का x का कंपोनेंट और पूरा y का कंपोनेंट हमारा क्या आ रहा, 1/1 आ रहा. चलो इसको शुरू करते हैं. x हमें पता नहीं है, x a पता है, तो हो जाएगा 8x/15. उसी तरह यहाँ पे है y हमें पता नहीं है पर x b पता है, 5y/14 अपॉन x हमें पता नहीं है, y a पता है, तो यह आ जाएगा 7x/15 प्लस y है 9y/14 इक्वल टू 1 और 1 का है. अब इसका तरीका यह है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंपल कर लो. 8x/15 प्लस 5y/14 इक्वल टू 7x/15 प्लस 9y/14. इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा हमारा 210. यह आ जाएगा 112x प्लस 75y इक्वल टू 98x प्लस 135y अपॉन 210. ये और ये कट जाएगा. यहाँ से जो हमारा आएगा 112x प्लस 75y इक्वल टू 98x प्लस 135y. अब हम क्या करेंगे, 112x माइनस 98x इक्वल टू 135y माइनस 75y. 112 और माइनस इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x इक्वल टू हो गया 16y. अब x अपॉन y इक्वल टू 60/40 मीन्स 30/7. 2 से डिवाइड करोगे तो
30/7 जो है आंसर नंबर बी है। इसको एक बार और ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब ऊपर एक तुमको दिखा होगा ये, ओके ओके, ये जो दिख रहा था, ये वाला डायग्राम वहाँ पे है, बट गलती से छूट गया है, तो चलो हम बना देते हैं। कुछ डायग्राम इस तरह से था। रफली डायग्राम में बना रहा हूँ क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं और मैं सीधी लाइन खींच नहीं पाता। यहाँ पे बोल रहा कि 10 और 10 का ये है, और ये जो है ये ए और ए का है। अब अगर हम इसकी बात करें कितना होगा, दैट इज, तो ये आपका होगा 10 माइनस इधर का ए और इधर का ए, मीन्स 2a। सेम अगर हम इसकी बात करें तो ये भी होगा 10 माइनस 2a, बट अगर हम इस हाइट की बात करें तो हो जाएगा a। अब देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। और स्क्वायर सीट मेजरिंग 10 सेंटीमीटर इज टेकन, स्क्वायर वाज विद अ ए सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम द फोर कॉर्नर से एक एक सेंटीमीटर, मतलब ए सेंटीमीटर का मैंने कट लगा दिया। रिजल्टिंग सीट इज बेंट इनटू अ बॉक्स। तो अच्छा, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, इधर से ये कट लगा रहे, ये कट लगा रहे हैं, ये कट लगा के इसको अलग कर दिया, ये कट लगा के इसको अलग कर दिया। अब जो बचा है इससे इससे हम क्या करेंगे, इसको एक कप शेप्ड बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स में क्या क्या होता है, बॉक्स में लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, और उसी के साथ हमारे पास हाइट होगा। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दैट मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ए यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस का 2a, बी भी होगा 10 माइनस का 2a, सेंटीमीटर में है, और हाइट होगा आपका a। ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है बॉक्स का, बॉक्स जो है क्या है, क्यूब है ना। बॉक्स आपका क्या होता है, बॉक्स होता है क्यूब। ऊपर ही मैंने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे क्यूब की जगह मतलब बॉक्स लिख लो, क्योंकि क्यूब में तीनों सेम होता है, बट यहाँ पे तीनों सेम नहीं है। अब ये हो गया 10 माइनस का 2a, 10 माइनस का 2a इंटू ए, मीन्स 10 माइनस 2a का होल स्क्वायर इंटू ए, 100 प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 40a इंटू ए, 100a प्लस 4a क्यूब माइनस 40a स्क्वायर। ये हो गया हमारा v, वॉल्यूम। अब एक चीज याद रखना, जब भी कहीं पे मैथमेटिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पूछे, और तुम्हारे पास अगर कोई इक्वेशन दिया हो, तो हम उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा dv विथ रिस्पेक्ट टू dA, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा प्लस 12a स्क्वायर प्लस माइनस 80a। ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। कैसे डिफरेंस करते हैं, इसको नीचे ले आए और मतलब
अगर हमारा कोई x है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कहेंगे इसके यहाँ पे 1 है तो 1 1 माइनस 1 1 इंटू एक्स की पावर 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए 1 ही होगा। अगर हम x की पावर यहाँ पे 3 होता तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते, 3 और 3 माइनस 1 3 की पावर 2, इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम हमें पता करना होता है, तो जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू 10 प्लस 12a² माइनस 80a 0 के बराबर है। अब इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि हम 4 अगर कॉमन ले ले तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा इस तरह से 0। थोड़ा इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज हम करेंगे तो आएगा 3a² माइनस का 20a और प्लस का 25। अब यहां से मिड टर्म स्प्लिट करो। मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 25 और 3 25 इंटू 3 75। अब 75 के ऐसे दो फैक्टर जो ऐड करने पे हमारा क्या है 20 है, और दैट इज इजी है क्योंकि 15 और 5 दोनों को ऐड करने से हमारा कितना आता है 20। यानी को 3a² इंटू, चलो हम आज थोड़ा लॉन्ग टर्म से तुम्हें बताएं, इस तरह से हम करते हैं ना मिड टर्म स्प्लिट थ्योरी में। ये हो जाएगा 3a² 15a 5a 25 0। यहाँ से हमने 3a कॉमन ले लिया, a माइनस 5, यहाँ से -5 कॉमन ले लिया, a माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3a माइनस 5 और a माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे है एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट मैथ का, में भी नहीं भूले होगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा, मतलब इसमें से कोई एक 0 होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम किया कि 5a माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो a इक्वल टू हमारे पास 5 होगा। या 3a माइनस 5 इक्वल टू अगर 0 होता है तो a इक्वल टू यहाँ पे होगा 5 और अब होगा 5/3। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर a की तो 2 वैल्यू आई है और दोनों वैल्यू ऑप्शन में दे रखा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a की किस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। हम क्या करेंगे a की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। और a की वैल्यू पुट कहाँ करेंगे, हम a की वैल्यू वॉल्यूम वाले में पुट करेंगे, मतलब 100 जो ये वाला है ये इसमें हम पुट करेंगे, मीन्स v इक्वल टू 100a, हम 5 पहले पुट करते हैं, प्लस 4a क्यूब मीन्स 5 3 माइनस क्या है आपका 40a² मीन्स 5²। अब ये हो जाएगा ये 500, ये हो जाएगा 4 इंटू 125 और 40 इंटू 25 मीन्स इन दोनों को ऐड करोगे 1000 माइनस 1000, तो 1000 0। जैसे ही a की वैल्यू 5 यहाँ पे हमने पुट करा है, तैसे ही हमारा v की वैल्यू 0 आ गया। अब आपके पास अगर टाइम है तो आप a की वैल्यू 5/3 पुट करके देख लो, बट मैं ये कहूँगा कि ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है 5/3, मतलब 5 से कम है, 5 से क्या है कम है। और अगर 5 से कम है, यहाँ पे ये 0 होने के पीछे रीज़न क्या था कि ये वैल्यू ज़्यादा आ गया था। अब अगर ये वैल्यू कम आ जाए,
मतलब इसको अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 5/3, डेफिनेटली v की वैल्यू 0 ना आके कुछ तो आएगी, और कुछ तो आएगी वो मैक्सिमम होगा इस इक्वेशन के लिए। तो इसलिए a का करेक्ट आंसर 5/3 है। बाकी तुम इसको क्लियर करने के लिए a की वैल्यू 5/3 पुट करके इस वैल्यू में पुट करके चेक कर लो, बिल्कुल करेक्ट आने वाला है जो मैं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है और वो भी मैथमेटिक्स पे ही है, लेकिन थोड़ा इजी क्वेश्चन मुझे लगा, और जिस तरह से मैं सोल्व करता हूँ उस तरह से मुझे और इजी लगता है। यहाँ पे व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन वेयर द x इक्वल टू 7, तो लिमिट बताना है इसका एक्सप्रेशन का कितना आएगा, बट दैट इज इजी। ये इजी इसलिए भी था क्योंकि 14 और 15 दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, और दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन पे एक ही चीज़ पे बेस था, वो था मिड टर्म स्प्लिटिंग थ्योरी। इसको जो है क्या करो, देख लो क्या होता है, इसको भी मिड टर्म स्प्लिट करो, ये जाएगा 2x² माइनस, सेम ऐसे ही करना है, हो जाएगा 14x प्लस 4x प्लस 28, नीचे करोगे तो ये हो जाएगा x² 7x प्लस 3x प्लस 21। मैं कर क्यों रहा हूँ मैं बता दूँ, चाहो तो आप x की वैल्यू सीधे पुट करके देख सकते हो, बट उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मुझे उस तरह से सॉल्व करना आसान नहीं लगता, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपका कैलकुलेशन है वो कम हो, उतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो आई ऑलवेज प्रिफर दिस थिंग्स। थोड़ा स्टेप्स बढ़ जाते हैं बट कोई नहीं, न्यूमेरिक मतलब कैलकुलेशन से बच जाते हैं हम। -4 यहाँ से कॉमन लो तो x माइनस, ओह सॉरी यहाँ पे 14 नहीं 2 कॉमन लिया है ना, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं 7 हो जाएगा, तो 4 माइनस 7। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो आएगा x माइनस 7, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, ऊपर हो गया हमारा x माइनस 7 कॉमन, और 2x माइनस 4, नीचे हो गया x माइनस 7 कॉमन, x माइनस 3, इससे ये कट गया। यहाँ से अब इसी में देखो, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, बच्चा हमारा x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हो जाएगा 7 माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 3, 2 7 माइनस 4 हो गया 3, और ये हो गया 4, तो I will do the silly mistakes. See again. यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, 2 7 माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 3, 2 और 7 माइनस 2 हो गया हमारा 5, नीचे हो गया 4, इसे कट करोगे तो 2, दैट इज 5/2। तो 5/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप चाहो तो x की वैल्यू डायरेक्ट 7 रख के पूरे इक्वेशन को सोल्व करके भी आप पता लगा सकते हो, बट आई प्रीफर दैट develop the habit to solve this type of the question like I solve that question, मतलब जैसा मैं सोल्व कर रहा हूँ ऐसा सोल्व करने की कोशिश करो, गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। अगर PhD करना है लाइफ में तो बहुत फ़ायदा होने वाला इस चैनल से। थैंक यू।